सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आई ट्राई कि वन शॉट के अंदर ही ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाए, ताकि आप लोग एक वीडियो से अपना पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर एक बार रिवाइज कर सके। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। सो इस चैप्टर में हमको दो चीजें जो है बेसिकली पढ़ना है। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, फिर बायोडाइवर्सिटी के अंदर हम लोग डिफरेंट चीजों की बात करेंगे एंड बायोडाइवर्सिटी को किस तरीके से कंजर्व किया जाए एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन क्यों जरूरी है, वो सारी बात हमको इस चैप्टर में करनी है। तो एक एक करके हम लोग सभी चीजों को देखेंगे एंड समझते चलेंगे। ठीक है, चलो। नाउ, इफ एन एलियन फ्रॉम अ डिस्टेंट गैलेक्सी वर टू विजिट आवर प्लैनेट ऑन अर्थ, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter. Okay. Even for humans, the rich variety of living organisms with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us. The common man would find it hard to believe that there are more than 20,000 species of ant. अब इसको एक काम करते हैं ना, ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। There are more than 20,000 species of ants, 30,000 species of beetles, 28,000 species of fishes, and nearly 20,000 species of orchids. Oh my God! आज अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आज मैं अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 68 फ्लावर शो में गई थी। ठीक है, 68 एनुअल फ्लावर शो में मैं गई एंड ये जो है ये लगता है बुद्धा गार्डन में। ठीक है, कहाँ लगता है? ये बुद्धा गार्डन में लगता है। अब जब वहां पे मैं गई ना, तो वहां पर इतनी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, इतनी बायोडाइवर्सिटी, इतने टाइप के फ्लावर्स, ठीक है, इतने डिफरेंट प्लांट स्पीशीज, ठीक है, इतने इतनी सारी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है ना, आपको समझ नहीं आता कि अच्छा कौन सा सब सब इतने अच्छे लग रहे होते हैं, कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है आपको नहीं पता होता है। एंड आप कंटिन्यूअसली फोटोज पे फोटोज पे फोटोज ले रहे होते हो वहां पे। ठीक है, मैंने बहुत सारी फोटोज ली, अगर हो सका तो मैं आपको कम्युनिटी सेक्शन में शेयर भी करूंगी। तो ये भी आप लोग के लिए एक मोटिवेशन हो सकता है, अगर आप में से कोई ड्यू आना चाहता है तो अच्छे से पढ़ाई करो, सीयूईटी अच्छे से दो, ताकि आप लोग नेक्स्ट ईयर फ्लावर शो विटनेस करो और फिर आप मुझे टैग करना। ठीक है, चलो। हाँ, तो बेसिकली इतना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलता है। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, बायो का मतलब क्या हो गया? दैट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड। ठीक है, एंड डाइवर्सिटी का मतलब क्या हो गया? वेरिएशंस। ठीक है, यानी कि जब हमको बायोलॉजिकल एंटिटीज के अंदर, चाहे फिर वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, कुछ भी है, उसके अंदर हमको बहुत ज्यादा वेरिएशंस जब देखने को मिल रही होती है, तो उसको हम लोग सिंप्लीफाइड वे में बायोडाइवर्सिटी बोल सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आप। Ecologists and evolutionary biologists have been trying to understand the significance of such diversity by asking important questions. Why are there so many species? Did such great diversity exist throughout Earth's history? How did this diversification come about? How and why is this diversity important to the biosphere? अच्छा चलो, ये क्वेश्चंस को अभी हम लोग छोड़ देते हैं, चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको एक एक क्वेश्चन का आंसर मिलता चला जाएगा। आपके लिए अभी तक जो इम्पोर्टेंट था वो बस इन्फॉर्मेशन ये इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, बाकी सारी चीज को आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपने याद रखना है, आपका मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। ओके, बड़ी जल्दी आज ये प्रॉब्लम देने लग गया। आई डेंट एक्सपेक्ट कि इतनी जल्दी प्रॉब्लम देगा। चलो देखते हैं। इन आवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी और हेट्रोजेनिटी exists not only at the species level but at all levels of biological organization, ranging from macromolecules within cell to bio। ठीक है, यानी कि डाइवर्सिटी जो है वो सिर्फ स्पीशीज लेवल पे देखने को नहीं मिलती है, हर लेवल पे देखने को मिलती है। ठीक है, जो बेसिकली डाइवर्सिटी है इसको आप हेट्रोजेनिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, होमोजेनिटी क्या होगा? सेम, यूनिफॉर्म। हेट्रो का मतलब डिफरेंट। ठीक है, इट एग्जिस्ट नॉट ओनली एट स्पीशीज लेवल, अरे यार, at the species level but at all levels of biological organization। ठीक है, चलो। Biodiversity is the term popularized by sociobiologist Edward Wilson। very very important point। ठीक है, this point is very very important।
ठीक है, यानी कि ये जो टर्म थी किन्होंने पॉपुलराइज की थी, एडवर्ड विल्सन ने, टू डिस्क्राइब द combined diversity of at all the level of biological organization, उसको क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। अब इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली जेनेटिक डाइवर्सिटी आता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी आता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी आता है। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। अब जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक से आपको क्या समझ में आ रहा है, जेनेटिक को समझ में आ रहा है समथिंग रिलेटेड टू जीन्स, यानी कि मे बी एट द जीन लेवल, है ना, बाकी हम लोग अभी कंफर्म करेंगे। A single species might show high diversity at genetic level over its distributional range. The genetic variation shown by medicinal plant Rauwolfia vomitoria growing in different Himalayan ranges might be in terms of potency and concentration of the active chemical reserpine that the plant produces. ठीक है, यानी कि बेसिकली ये जो प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट रोवोल्फिया वोमिटेरिया, ये जो प्लांट है, ठीक है, कहाँ ग्रो कर रहा है, अच्छा इसको ना एक काम करते हैं, इसको येलो से हाईलाइट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग फिर पिंक पे आएंगे। ठीक है, तो जो रोवोल्फिया वोमिटेरिया है, इट्स अ मेडिसिनल प्लांट एंड ये कहाँ पे मिलता है, बेसिकली हिमालयन रेंजेस में। अब ये इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्टिव केमिकल, कौन सा एक्टिव केमिकल, ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज रेजरपाइन। ठीक है, ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये प्लांट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो बेसिकली इस केमिकल का कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये मेडिसिनल प्लांट के अंदर जो डिफरेंट रीजन्स में ग्रो कर रहा है उस पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके अंदर भी क्या होती है, वेरिएशंस देखने मिलती हैं। इंडिया हैज मोर देन 50,000 जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस, ओ माय गॉड, एंड 1,000 वेराइटीज ऑफ मैंगो। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डेटा जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात हो रही है स्पीशीज लेवल की। ठीक है, तो स्पीशीज का तो हमको मतलब ही समझ में आ रहा है कि वो बात किस पे हो रही है, स्पीशीज लेवल पे, जेनेटिक स्पीशीज। अब स्पीशीज लेवल पे क्या होगा, द डाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल, फॉर एग्जांपल द वेस्टर्न घाट, अच्छा इसको भी एक काम करते हैं, वेस्टर्न घाट्स हैव अ ग्रेटर एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी देन द ईस्टर्न घाट। ठीक है, यानी कि वेस्टर्न घाट के ऊपर जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो ईस्टर्न घाट से ज्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी की। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब है एट द इकोसिस्टम लेवल। ठीक है, इसका मतलब है एट द इकोसिस्टम लेवल। ठीक है, इंडिया फॉर इंस्टेंस विद इट्स डेजर्ट, ओके, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव्स, कोरल रीफ्स, wetlands, estuaries, and alpine meadows have a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway। ठीक है, यानी कि इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो किसी कंट्री जैसे कि नॉर्वे से बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत हाई इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। क्यों, बिकॉज डिफरेंट टाइप के इकोसिस्टम जो है वो हमारी कंट्री के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलो, सो बेसिकली अगर बात की जाए ना इंडिया की, तो इंडिया जो है इट हैज रिच बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, क्या सुंदर राइटिंग आ रही है मेरी, ओ माय गॉड, कभी कभी मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि मेरी इतनी सुंदर राइटिंग आ रही है, फिर ये हिलने लग जाता है, फिर कुछ ना कुछ खराब हो जाता है। चलो, it has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature, but we could all lose all that wealth in less than 2 centuries if present rate of species losses continue। देखो, एक ऐसे बोला जाता है कि बनाने में समय लगता है एंड डिस्ट्रक्शन में टाइम नहीं लगता है। ठीक है, क्रिएशन टेक्स टाइम, डिस्ट्रक्शन में टाइम नहीं लगता है। तो ये जो स्पीशीज डाइवर्सिटी अभी आप देख रहे होते हो ना, ये ऐसे ही नहीं आ गई। ठीक है, ये ऐसी नहीं बन गई, बहुत टाइम लगा है इसमें। ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगा है, बट इसका डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नहीं करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, वही सब चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, biodiversity and its conservation are now vital environmental issues of international concern as more and more people around the world begin to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet. Okay, sure. अब, how many species are there on Earth and how many in India?
अब इसके ऊपर ना सीबीएसई वो प्रीवियस ईयर्स के अंदर क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, अभी देखते हैं हम लोग, फिर मैं आपको बताऊंगी कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, किस लाइन से आया हुआ है, एंड आपको किस पे ज्यादा ध्यान देना है। चलो, since there are published records of all the species discovered and named, we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species are there on earth। ठीक है, देखो, आइडेंटिफाई हो गई, वो एक अलग बात है, बट क्या सारी स्पीशीज आइडेंटिफाई हो गई है? ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। हो सकता है अभी सारी स्पीशीज नहीं हुई हो सकता है कि इट इज कंफर्म कि अभी तक सारी स्पीशीज डिस्कवर नहीं हुई है, ठीक है। बट अगर बात की जाए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, पहले ये पता है क्या होता था? ये होता था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जब मैं पढ़ती थी अपनी क्लास 12th में, ठीक है, इन 2004, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स and animal species described so far is slightly more than 1.5 million, okay, but we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described, ठीक है। Now estimates vary widely and many of them are only educated guesses, ठीक है, यानी कि guess work चल रहा है। For many taxonomic groups, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. Now this is important, considering that an overwhelmingly large population proportion of species waiting to be discovered are in the tropics। Now this is very very important, ठीक है, यानी कि देखो, ट्रॉपिक्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है ना, ठीक है, ट्रॉपिक्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो ज्यादा है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रीजंस पूछे होते हैं बेसिकली। जो डाइवर्सिटी है दैट इज वेरी वेरी हाई इन द ट्रॉपिक रीजन, तो ऐसा माना जाता है, ऐसा अज्यूम किया जाता है कि लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज जो अभी अनडिस्कवर्ड है वो कहाँ पे है? ट्रॉपिक्स में है। बायोलॉजिस्ट मेक्स अ स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ द टेम्परेट ट्रॉपिकल स्पीशीज richness of an exhaustively studied group of insects and extrapolate this ratio to other groups of animals and plants to come up with a gross estimate of the total number of species on earth। some extreme estimates range from 20 to 50 million। मैंने बोला ना अभी भी estimates की ही बात चल रही है, तो एक्सट्रीम एस्टिमेट्स क्या लगाए जाते हैं कि 20 to 50 million, but a more conservative and scientifically sound estimate made by Robert May। Now this is very important। वो बोलते हैं कि जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो वो कितनी है? दैट इज 7 मिलियन, ठीक है, दैट इज 7 मिलियन। ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है ना, दिस इज इम्पोर्टेंट। चलो, अब आगे बात करते हैं। Look at some interesting aspects about Earth's biodiversity. Based on currently available species inventory, more than 70% of all the species recorded are animals। अब इसको ना हाईलाइट करते चलते हैं, ठीक है, मोर देन, अरे यार, जस्ट अ मिनट, ओके, नहीं, ओके, जस्ट अ मिनट, अरे यार, ओके, चलो अब देखते हैं। हाँ, सो बेसिकली मोर देन 70% of all the species recorded are animals, while plants including algae, fungi, bryophytes, gymnosperm and angiosperms comprises no more than 22% of the total, ठीक है, यानी कि more than 70% जो species हैं those are animals, and 22% से ज्यादा, ठीक है, not more than 22% species जो है, even including एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इससे ज्यादा जो है वो बेसिकली प्लांट स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करती, ओके। अमंग एनिमल्स, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच, ठीक है। अब एनिमल्स के अंदर भी सबसे ज्यादा आबादी किसकी है?
वो है इंसेक्ट्स की। ठीक है, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टैक्सोनॉमिक ग्रुप मेकिंग अप मोर देन 70% ऑफ द टोटल। ठीक है, यानी कि 70% का भी 70% जो है, ठीक है, वो 70% जो है वो एनिमल्स के लिए, तो टोटल 100% हो गया ना। एनिमल्स के भी अंदर 70% जो डाइवर्सिटी है वो इंसेक्ट्स की है। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लैनेट 7 are insects. Again, how do you explain this enormous diversification of insects? The number of fungi species in the world is far more than combined total of the species of fishes, amphibians, reptiles and mammals. ठीक है, चलो, this is important. अब आगे बात करते हैं। In figure 13.1 biodiversity is depicted showing species number of major taxa. अब इसको एक बार देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर देखो इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स का नंबर सबसे ज्यादा है, मोलस्क्स, क्रस्टेशियंस एंड अदर एनिमल ग्रुप्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर देखो फिशेस का जो डाइवर्सिटी है वो सबसे ज्यादा है, फिर बर्ड्स है, ठीक है, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, एंड प्लांट्स के अंदर फंजाई, एंजियोस्पर्म, फर्न्स एंड एलीज, मोसेस, एल्गी और लाइकन्स का नंबर आपको यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, अब it should be noted that these estimates do not give any figures of prokaryotes. Now this is very very important. इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो प्रीवियस ईयर नहीं, प्रोकैरियोट्स जो है उनको लेके कोई वो क्यों नहीं है। ठीक है, लाइक उनको लेके कोई नंबर क्यों नहीं बताया गया। वो क्यों नहीं बताया गया, वो इसलिए नहीं बताया गया that conventional taxonomic methods are not suitable for identifying microbial species and many species are not culturable under laboratory conditions. ठीक है, तो ये जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा हुआ पहले भी और अभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। If we accept biochemical or molecular criteria for delineating species for this group, then their diversity alone might run into millions. चलो आगे बात करते हैं। ऑल्दो इंडिया हैज ओनली, अब इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। ठीक है, ऑल्दो इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया, इट्स शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज इंप्रेसिव 8.1%। यानी कि इंडिया के पास में टोटल वर्ल्ड लैंड एरिया में से कितना है, सिर्फ 2.4%, बट ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 8.1%। ठीक है, यानी कि इस 2.4% के लैंड एरिया के अंदर भी हम लोग 8%, 8.1% का जो है अराउंड ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन देते हैं। दैट इज व्हाट मेक्स आवर कंट्री वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, नियरली 45,000 species of plants and twice as many of animals have been recorded from India. ठीक है, चलो, how many living species are actually there waiting to be discovered and named? If we accept May's global estimates, only 22% of the total species, just a minute. ओके, सो अगर रॉबर्ट मे के ग्लोबल एस्टिमेट्स को देखें तो ओनली 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज हैव बीन रिकॉर्डेड सो फार। ठीक है, अप्लाइंग दिस प्रोपोर्शन टू इंडियाज डाइवर्सिटी फिगर, वी एस्टिमेट दैट देयर आर प्रोबेबली more than 1 lakh plant species and more than 3 lakh animal species yet to be discovered and described. ठीक है, किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है इंडिया की। ठीक है, किसकी बात हो रही है, इंडिया की। एंड अगर देखा जाए तो अभी तक सिर्फ 22% ऑफ द टोटल स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हुई है। नाउ कंसिडर द इमेंस ट्रेन्ड मैन पावर, किसकी बात हो रही है, टेक्सोनोमिस्ट की बात हो रही है, एंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब, द सिचुएशन अपीयर्स मोर होपलेस। ठीक है, अगर हम लोग देखें ना कि यार क्या हम लोग सभी स्पीशीज का एस्टिमेट लगा पाएंगे, तो अगर जिस हिसाब से हम लोग डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना, एंड शायद हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाए, तो लगा ही नहीं पाएंगे। एंड वैसे भी अगर देखा जाए तो जो बायोडाइवर्सिटी का रिचनेस है वो इतना ज्यादा है कि वो कर पाना, ठीक है, टोटल एस्टिमेट कर पाना है, सभी को डिस्कवर कर पाना, वो बहुत ज्यादा जो है बेसिकली डिफिकल्ट है। ठीक है, नाउ
चलो ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब बात हो रही है पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले बात करते हैं लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स के बारे में। कलर चेंज कर लेती हूँ, पिंक ले लेते हैं। The diversity of plants and animals is not uniform throughout the world but shows a rather uneven distribution। ये आप हमें पता है, ठीक है। हर जगह पे जो है वो बेसिकली हमको सेम डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिलेगी या सेम नंबर देखने को नहीं मिलेगा प्लांट्स और एनिमल्स का। फॉर मेनी ग्रुप ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स देयर आर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स इन डाइवर्सिटी, द मोस्ट वेल नोन बीइंग द लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट इन डाइवर्सिटी। इन जनरल स्पीशीज डाइवर्सिटी डिक्रीजेस। अब इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको साथ साथ बताती चल रही हूँ। ठीक है, चलो। स्पीशीज डाइवर्सिटी जो होती है इट डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। ठीक है, यानी जैसे जैसे पोल्स की तरफ जाते हैं जो स्पीशीज डाइवर्सिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस ट्रॉपिक्स हार्बर मोर स्पीशीज देन टेम्परेट और पोलर एरियाज। यानी कि जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, जो डाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिक्स में ज्यादा देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू टेम्परेट रीजन। ठीक है, कोलंबिया located near the equator has nearly 1400 species of birds, while New York at 41 degree north has 105 species and Greenland at 71 degrees has only 56 species। ठीक है, India with much of its land area in the tropical latitudes has more than 1200 species of birds। Now this is important। ठीक है, a forest in tropical region like Ecuador has up to 10 times as many species of vascular plant as a forest of equal area in temperate region like the Midwest of USA। ठीक है, largely tropical Amazonian rainforest in South America has the greatest biodiversity on earth। Now this is very important for you। ठीक है, ओके, जो Amazonian rainforest है it has the greatest biodiversity on earth। It is home to more than 40,000 species of plants, 3,000 of fishes, 1,300 of birds and 427 of mammals, 427 amphibian, 378 reptiles and more than 1,25,000 invertebrates। Scientists estimate that in these rainforests there might be at least 2 million insect species waiting to be discovered and named। ओके, चलो। अब आपको समझ में आ रहा है कितना ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच है हमारा जो ग्लोब है, तो उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हम लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे करके और डिस्कवर हो तो हमको उसको पहले कंजर्व करना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जो अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं वो पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाए। ठीक है, चलो। What is so special about tropics that might account for their greater biodiversity? Now, this is also a previous year question. ठीक है, ecologists and evolutionary biologists have proposed various hypotheses. Some important ones are speciation is generally a function of time। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना दूसरे कलर से करते हैं। ठीक है, स्पीसिएशन जो होता है ना बेसिकली formation of new species, it is a function of time। Unlike temperate regions subjected to frequent glaciation in the past, tropical latitudes, okay, have remained relatively undisturbed for millions of years and thus had a long evolutionary time for species diversification। ठीक है, जो बेसिकली टेम्परेट रीजन होते हैं ना दैट आर हाईली डिस्टर्ब, ट्रॉपिकल नहीं होते, तो उनको ना टाइम मिलता है स्पीसिएशन के लिए। ठीक है, दूसरी बात, ट्रॉपिकल एनवायरमेंट्स अनलाइक टेम्परेट वंस आर लेस सीजनल, relatively more constant and predictable। Such constant environment promote niche specialization and lead to a greater species diversity। Third reason, there is more solar energy available in the tropics which contribute to higher productivity। This in turn might contribute indirectly to greater diversity। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। आई होप यहां तक आपको समझ में आया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, ड्यूरिंग हिज pioneering and extensive explorations in the wilderness of South American jungles, the great German naturalist and geographer Alexander von Humboldt
observed that within a region, species richness increase with increasing explored area, but only up to a limit. ठीक है, यानी कि ये जो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट थे, इन्होंने नोटिस किया कि एक रीजन के अंदर जो स्पीशीज रिचनेस थी, जैसे जैसे हम लोग एरिया बढ़ा रहे थे, ठीक है, यानी कि जो एरिया ऑफ रिसर्च बढ़ा रहे थे, स्पीशीज रिचनेस बढ़ रही थी पर एक पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. In fact, the relationship between species richness and area for a wide variety of taxa, angiosperm, plants, birds, bat, freshwater fishes turn out to be a rectangular hyperbola. ठीक है, कुछ इस तरीके से हमको ग्राफ देखने को मिलता है. On a logarithmic scale, the relationship is a straight line described by the equation. देखो, जब हम लोग क्या बात करेंगे, लॉगरिथमिक स्केल पे बात करेंगे, तो हमको ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है. बट यहां पर हमको जो देखने को मिलता है, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, ये जो रिलेशन यहाँ लिखा हुआ है ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. रेड से कर दूं क्या? रेड से कर देते हैं, ठीक है. दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. अब यहाँ पे जो एस है, इट इज स्पीशीज रिचनेस, ए इज एरिया, ठीक है, जेड इज स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है, इसको रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी बोला जाता है. एंड वाई सी जो है, दैट इज वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, सी जो है इट इज द वाई इंटरसेप्ट, ठीक है. एंड अगर आप लॉग स्केल की नहीं बात कर रहे हो, सो इट इज एस इज इक्वल टू सी ए, ठीक है. ये जो ग्राफ है ना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट. चलो, ecologists have discovered that the value of z lies in the range of 0.1 to 0.2 regardless of the taxonomy group or the region. ठीक है, but if you analyze the species area relationship among very large area like the entire continents, you'll find that the slope of line to be much steeper. ठीक है, यानी कि अगर हम लोग क्या करें, कुछ बहुत लार्ज एरियाज के अंदर इसको कंसिडर करें, तो वहां पर जो लाइन हो जाती है वो और स्टीपर हो जाती है. ठीक है, सबसे पहले आपको जो अभी याद रखना है वो ये है कि जो वैल्यू ऑफ जेड होगी, दैट विल बी 0.1 टू 0.2 इनरेस्पेक्टिव ऑफ द टेक्सोनमिक ग्रुप और द रीजन. ठीक है, बट अगर वहां पर बेसिकली बात हो रही है बहुत एंटायर कॉन्टिनेंट्स की, बहुत लार्ज एरियाज की, तो वहां पर जो लाइन होती है दैट इज मच स्टीपर. ठीक है, यानी कि वहां पर जो स्लोप देखने को मिलेगी दैट इज 0.6 टू 1.2. ठीक है, एग्जाम्पल फॉर frugivorous birds and mammals in the tropical forest of different, okay, continents, the slope is found to be 1.1. ठीक है, अच्छा, फ्रूगिवोरस क्या होते हैं? दे आर फ्रूट ईटिंग बर्ड्स. ठीक है, एंड जो मैमल्स है इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वहां पर जो स्लोप है इट इज 1.15. ठीक है, चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया. अब हम लोग बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी. ओके, जस्ट अ मिनट. चलो, अब बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम. ठीक है, डज द नंबर ऑफ स्पीशीज इन अ कम्युनिटी रियली मैटर टू द फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम? ऑफ कोर्स. ठीक है, this is a question for which ecologists have not been able to give a definitive answer. Okay, for many decades ecologists believe that communities with more species generally tend to be more stable. Yes, this is very important. ठीक है, then those with less species. ठीक है, अब a stable community should not show too much variation in productivity from year to year. It must be either resistant or resilient to occasional disturbances. चाहे फिर वो disturbances natural है या man-made है. ठीक है, जो स्टेबल कम्युनिटी है वहां पर ज्यादा वेरिएशन नहीं आनी चाहिए इन प्रोडक्टिविटी साल दर साल. ठीक है, ईयर टू ईयर. एंड इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज. ठीक है, अब डेविड टिलमैन्स की बात हो रही है यहाँ पर, another important scientist. David Tillman's long-term ecosystem experiments using outdoor plots provided some tentative answer. Tillman found that plots with more species show less year-to-year variation in total biomass. He also showed that in his experiment increased diversity contributed to higher productivity. यानी कि ये जो डेविड टिलमैन थे, इन्होंने बताया
कि जो प्लॉट्स जहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी ज्यादा थी वहां पर ईयर टू ईयर वेरिएशन इन टोटल बायोमास दैट वाज लेस, एंड जो इंक्रीज डाइवर्सिटी उसकी थी उसकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी दैट वाज आल्सो हाई। ठीक है, although we may not understand completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the survival of human race on this planet. ठीक है, चलो, at a time when we are losing species at an alarming rate, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? Yes, it matters. Would Western Ghats ecosystem be less functional if one of its tree frog species is lost forever? How is our quality of life affected? अच्छा ठीक है, चलो ये questions की बात हो रही है. There are no such direct questions, but we can develop a proper perspective through an analogy. The river poppet hypothesis. Now this is important. ठीक है, इसको समझते हैं. ठीक है, अब इतने सारे सवालों की बात हो रही है ना, क्या इससे फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा, तो अभी उसको देखते हैं. इट वॉज यूज बाय स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट पॉल एलरिक. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एक एरोप्लेन के अंदर, इन एन एयरप्लेन, अब ये एयरप्लेन यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम की बात हो रही है. ठीक है, ऑल पार्ट्स आर जॉइंट टुगेदर थ्रू थाउजेंड्स ऑफ रिवेट्स, यानी कि स्पीशीज, यानी कि एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज जो है वो एग्जिस्ट करती है, जैसे एक एरोप्लेन के अंदर बहुत सारे रिवेट्स लगे होते हैं. ठीक है, अब अगर हर पैसेंजर जो एरोप्लेन में बैठा है वो एक एक रिवेट को निकालना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो क्या होगा बेसिकली, टू टेक होम, ठीक है, कॉजिंग अ स्पीशीज टू बिकम एक्सटेंट, इट मे नॉट इफेक्ट फ्लाइट सेफ्टी प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इनिशियली, बट जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा रिवेट्स वहां से निकलते रहेंगे तो क्या होगा, जो प्लेन है इट विल बिकम डेंजरसली वीक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और हो सकता है फिर वो क्रैश हो जाए. ठीक है, फर्दरमोर विच रिवेट इज रिमूव्ड में ऑल्सो बी क्रिटिकल. ठीक है, यानी कि कौन सी स्पीशीज एक्सटेंट हुई है उस पर भी डिपेंड करता है कि जो नुकसान है वो कितना बड़ा होगा. ठीक है, ओके, अब इसका मतलब यहाँ पर यही है, ठीक है, कि जो की स्पीशीज है दैट ड्राइव मेजर इकोसिस्टम फंक्शंस इज ऑब्वियसली अ मोर सीरियस थ्रेट टू फ्लाइट सेफ्टी देन लॉस ऑफ अ फ्यू रिवेट्स ऑन द सीट और विंडो इनसाइड द प्लेन. ठीक है, यानी कि कौन सी स्पीशीज डाइवर्सिटी लॉस हो रही है उस पर भी डिपेंड करता है. ठीक है, नाउ loss of biodiversity. While it is doubtful if any new species are being added through speciation into Earth's treasure of species, there is no doubt about their continuing losses. The biological wealth of our planet has been declining rapidly, and the accusing finger is clearly pointing to human activity. ठीक है, the colonization of tropical Pacific islands by humans is said to have had the extinction or have led to the extinction of more than 2000 species of native bird. This is very important. ठीक है, यानी कि जो कॉलोनाइजेशन किया गया ह्यूमन पैसिफिक आइलैंड्स का, उसकी वजह से मोर देन 2000 स्पीशीज ऑफ नेटिव बर्ड्स वर एक्सटेंट. IUCN रेड डेटा लिस्ट documents the extinction of 784 species, okay, including 338 vertebrates, 359 invertebrates, and 87 plants in the last 500 years. ठीक है, some example of recent extinction include the dodo. ठीक है, आप इसको ना एक काम करते हैं, ग्रीन से करते हैं, जस्ट अ मिनट. यस, मैं एक काम करती हूँ ना, इतना सेव कर लेती हूँ, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जितना मैंने अंडरलाइन किया वो फिर सारा चला जाएगा. जस्ट अ मिनट. चलो, ठीक है, अब सम एग्जाम्पल ऑफ द डोडो मॉरिशियस. ठीक है, ओके, क्वागा अफ्रीका, थाइलसी इन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी काउ ऑफ रशिया, एंड थ्री सब स्पीशीज बाली जवान एंड कैस्पिन ऑफ टाइगर. ठीक है, नाउ
The last 20 years alone have witnessed the appearance of 27 species. ठीक है. Now, careful analysis shows that extinction across taxa are not random. Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. Now this is very very important. ठीक है, यानी कि जो extinction हो रही है across taxa है, ये randomly नहीं हो रही है, कोई भी species extinct होगी, ऐसा नहीं है. Some groups like amphibians appear to be more vulnerable to extinction. Adding to the grim scenario of extinction is the fact that more than 15,500 species worldwide are facing the threat of extinction. Presently, 12% of all bird species, 23% of all mammal species, 32% of all the amphibian species, and 31% of all the gymnosperm species in the world face the threat of extinction. Okay. From a study of the history of life on Earth through fossil records, we learn that large-scale loss of species like the one we are currently witnessing also have happened earlier, even before human appeared on the scene. During the long period, greater than 3 billion years, since the origin and diversification of life on Earth, there were 5 episodes of mass extinction of species. Okay? There were 5 episodes of mass extinction of species. How is the 6th extinction presently in progress different from the previous episode? The difference is in the rates. Okay? Current species extinction rates are estimated to be 100 to 1000 times faster than in the pre-human times, and our activities are responsible for faster rates. यानी कि extinctions तो पहले भी हुई है, बट पहले की जो एक्सटेंशन थी वो कम रेट पे हो रही थी. अभी जो एक्सटेंशन रेट है दैट इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर देन इट वाज इन द प्री ह्यूमन टाइम्स. यानी कि जब इंसान नहीं थे उससे पहले जो एक्सटेंशन हो रही थी एज कंपेयर टू अब जब हम इंसान हैं यहाँ पर, तो जो एक्सटेंशन हो रही है दैट इज 100 to 1000 टाइम्स फास्टर. एंड उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम एंड हमारी activities. Ecologists warn that if the present trends continue, nearly half of all the species on Earth might be wiped out within the next 100 years. ठीक है, चलो. In general, loss of biodiversity in the region may lead to, अभी important है, इसको हम लोग एक काम करते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं. Okay, just a minute. Yes, it may lead to. Okay, yes. Mm. Decline in plant production, lowered resistance to environmental perturbations such as drought, and increased variability in certain ecosystem processes such as plant productivity, water use, and pest and disease cycles. ये हुई बात कुछ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस की. ठीक है, ये किसकी बात हुई है? ये हुई है कुछ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंसेस की बात. ओके. कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, यानी कि अभी जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है इसके कारण क्या है? ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारी वजह से हो रहा है, हमारी एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है, और कौन सी एक्टिविटीज की वजह से हो रहा है उन पे एक बार हम लोग गौर फरमाएंगे. The accelerated rate of species extinctions that the world is now facing are largely due to human activities. There are four major causes जिसको एवल क्वार्टेट भी बोला जाता है. ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? इसको एवल क्वार्टेट भी बोला जाता है. इट इज द sobriquet to use to describe them. ठीक है, सबसे पहले बात हो रही है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, क्या होता है बेसिकली? The most dramatic example of habitat loss come from tropical rainforest. Once covering more than 14% of Earth's land surface, these rainforests are now cover no more than 6%. यानी कि इनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि जो स्पीशीज है उनका हैबिटेट जो है वो उनसे छीना जा रहा है. ठीक है, by the time you finish reading this chapter, 1000 more hectares of rainforest would have been lost. ठीक है, बेसिकली इनको इतने स्पीड से डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. द अमेजोन रेन फॉरेस्ट, ठीक है, इट इज सो ह्यूज दैट इट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट. ठीक है, ये तो हमें पता है. अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो है उनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी बोला जाता है. ठीक है,
harboring probably millions of species is being cut and cleared for cultivating soybeans or for conservation to conversion to grassland for raising beef cattle. ठीक है, ऐसे ऐसे कामों के लिए क्या किया जा रहा है, बेसिकली अमेजोन रेन फॉरेस्ट जिसको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोला जाता है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. बिसाइड्स टोटल लॉस, the degradation of many habitats by pollution also threatens the survival of many species. When large habitats are broken up into small fragments due to various human activities, mammals and birds requiring large territories and certain animals with migratory habitats are badly affected, leading to population decline. यानी कि जब बड़े बड़े हैबिटेट्स को स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में क्या किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, तो क्या होता है, वो मैमल्स और बर्ड्स जिनको लार्ज टेरिटरीज की जरूरत होती है या वो एनिमल्स जिनकी माइग्रेटरी हैबिटेट होती है, दे आर बैडली इफेक्टेड, जिसकी वजह से पॉपुलेशन डिक्लाइन देखने को मिलता है. ठीक है, ये हो गई फर्स्ट, हमने बात कर लिया फर्स्ट कॉज का. अब हम लोग बात करेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन के बारे में. ठीक है, ह्यूमंस हैव ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर फूड एंड शेल्टर, बट व्हेन नीड्स टर्न इनटू ग्रीड्स, इट इट लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. इसलिए क्या बोलते हैं, इसलिए बोला जाता है लालच बुरी बला है. ठीक है, लालच नहीं करना चाहिए. मैनी स्पीशीज एक्सटिंक्शन इन द लास्ट 500 years. ओके, जस्ट अ मिनट. ओके, चलो अब हैं एक बारी. जो हाईलाइट नहीं हुआ था या जो लॉस हो गया वो मैं एक बार कर दूंगी. ठीक है, बाकी ऊपर वाला हमारा रिस्टोर्ड है. ठीक है, तो क्या होता है, बेसिकली ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वहां पर होता है. ठीक है, many species extinction in the last 500 years such as of stellar sea cow and passenger pigeon were due to over exploitation by humans. Presently many marine fishes population around the world are over harvested, endangering the continued existence of some commercially important species. अब अगली बात करते हैं एलियन स्पीशीज इन्वेजन के बारे में. When alien species are introduced unintentionally or deliberately for whatever purpose, some of them turn invasive and cause decline or extinction of indigenous species. ठीक है, अब क्या होता है, कई बारी जब कोई एलियन स्पीशीज, ठीक है, जो ओरिजिनली वहां पर नहीं ग्रो करती थी या ओरिजिनली उसका जो ओरिजिन है वो वहां का नहीं है, उसको जब वहां पर क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, चाहे फिर वो किसी भी पर्पस के लिए है, तो क्या होता है, उनमें से कुछ स्पीशीज जो होती है ना वो इन्वेसिव टर्न कर जाती है एंड जो वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडिजिनस स्पीशीज थी उनको वो नुकसान करती है. ठीक है, द नाइल पर्च इंट्रोड्यूस्ड इनटू लेक विक्टोरिया. अच्छा, इसके ऊपर ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है, एग्जाम्पल इसके देखते हैं. The Nile perch introduced into Lake Victoria in East Africa led to eventually the extinction of an ecologically unique assemblage of more than 200 species of cichlid fish in the lake. ठीक है, you must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive weed species like carrot grass जिसको पार्थेनियम बोला जाता है, लैंटाना एंड वाटर हाइसिंथ जिसको आइकॉर्निया बोला जाता है. ठीक है, द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश Clarius garipinus for aquaculture purposes is posing a threat to indigenous catfish in our river. ठीक है, इनके जो एग्जांपल्स है ना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट इज को एक्सटेंशन. ठीक है, को एक्सटेंशन का क्या मतलब है, को डोमिनेंस का मतलब क्या था, साथ में डोमिनेट कर रहे हैं. को एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि अगर एक एक्सटेंट हो रहा है तो उससे एसोसिएटेड या उस पर डिपेंड होने वाले, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, वो भी क्या होंगे, एक्सटेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे. ठीक है, नाउ व्हेन अ स्पीशीज, कलर चेंज कर लेते हैं. When a species become extinct, the plants and animal species associated with it in an obligatory way also become extinct. When a host fish species become extinct, its unique assemblage of parasites also meet the same fate. Another example is the case of co-evolved plant pollinator mutualism, where extinction of one invariably leads to the extinction of another. ठीक है, चलो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. सो ये सारी जो हमने बात कर ली, हमने बात कर ली कॉजेस के बारे में, बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, बायोडाइवर्सिटी लॉस किस रेट पे हो रहा है, कितना बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस के
कॉजेस क्या है, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में, ठीक है। चलो हम लोग बात करते हैं व्हाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। व्हाई शुड वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? अब हमको कॉजेज पता चल गए, हमें पता चल गया कि अरे इसके नुकसान क्या क्या, फिर भी पूछ रहे हैं कि व्हाई शुड वी कंजर्व। सो देयर आर मेनी रीजन, सम ऑब्वियस एंड अदर्स नॉट सो ऑब्वियस, बट ऑल आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप उसके अंदर तीन मेजर कैटेगरीज है, नैरोली यूटिलिटेरियन, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन एंड एथिकल, ठीक है। अब नैरोली यूटिलिटेरियन के अंदर क्या आता है, इट आर्ग्यूमेंट्स फॉर कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी आर, देखते हैं। यानी कि बेसिकली इसके अंदर उसको कंजर्व करने के जो रीजंस है ना, दे आर ऑब्वियस, ठीक है, दे आर बेसिकली ऑब्वियस, ओके। अब ध्यान से देखना, humans derive countless direct economic benefits from nature, food, firewood, fiber, construction material, industrial products, ठीक है, and product of medicinal importance. More than 25% of the drugs currently sold in the market are derived from plants, and 25,000 species of plant contribute to the traditional medicines used by native people around the world, ठीक है। Nobody knows how many more medicinally useful plants are there in the tropical rainforest waiting to be explored, ठीक है। With increasing resources put into bioprospecting, अब bioprospecting का क्या मतलब होता है आप ध्यान से समझना, exploring molecular, genetic and species level diversity for products of economic importance, ठीक है। यानी कि जब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग मॉलिक्यूलर, जेनेटिक एंड स्पीशीज लेवल डाइवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसी को बायो प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। Nations endowed with rich biodiversity can expect to reap enormous benefits, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग इतने सारे बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर कंजर्वेशन की जो इम्पोर्टेंस है, दैट इज बेसिकली नेसेसरी, ठीक है। चलो जो कंजर्वेशन है दैट इज नेसेसरी। अब बात हो रही है ब्रॉडली यूटिलिटेरियन की, ठीक है। सो ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का क्या मतलब है, आर्ग्यूमेंट्स सेज दैट बायोडाइवर्सिटी प्लेज अ मेजर रोल इन मेनी इकोसिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स, ठीक है। The dwindling Amazon forest is estimated to produce through photosynthesis 20% of the total oxygen in the Earth's atmosphere. Can we put an economic value on this service by nature? We cannot. ठीक है। जब कोविड-19 हुआ था तो बहुत सारे लोग जो है वो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मरे थे, ठीक है। सो बेसिकली अगर Amazon फॉरेस्ट जो अकेला ही 20% ऑफ द टोटल ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, अगर ऐसे फॉरेस्ट या ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग नहीं बचाएंगे, तो फिर एक समय ऐसा आएगा जब शायद हमारे पास में पैसे हो बट हम जिंदा नहीं बच पाएंगे। क्यों नहीं बच पाएंगे? बिकॉज जिंदा रहने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, एंड उनमें से एक क्या है, ऑक्सीजन, हमारे पास में वही नहीं हो, ठीक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ pollination, without which plants cannot give us fruits or seed, is another service ecosystem provide through pollinators layer, bees, bumblebees, birds and bats, ठीक है। so this is another reason, okay। now there are another intangible benefits that we derive from the nature, the aesthetic pleasures of walking through thick woods, watching spring flowers in full bloom, और waking up to a bulbul's song in the morning, ठीक है। ऐसी चीजों का ना कोई प्राइस नहीं होता। आज हम लोग जब वहां पर घूम रहे थे तो दिमाग में बस एक ही बात आ रही थी कि यार फ्लावर से सुंदर क्या ही हो सकता है, ठीक है। एंड लिटरली इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। तो बेसिकली ना इन चीजों का कोई आप प्राइस नहीं लगा सकते हो, ठीक है। अब बात करें अगर एथिकल आर्ग्यूमेंट की, so ethical argument for conserving biodiversity relates to what we owe to million of plants, animals and microbe species which with whom we share this planet, ठीक है। Philosophically or spiritually, we need to realize that every species has an intrinsic value, even if it may not be of current or any economic value to us. We have a moral duty to care for their well-being and pass on our biological legacy in good order to future generations, ठीक है। चलो, हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी? अब हमें सब पता चल गया, अब कंजर्व करें कैसे उस पर बात कर लेते हैं।
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all levels is protected. ठीक है, we save the entire forest to save the tiger. This approach is called in situ conservation. इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इन situ conservation. इन situ का क्या मतलब होता है? ऑन साइट conservation. ओके, वाओ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो बेसिकली उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है इन situ conservation. And however, when there are situations where an animal or park is endangered or threatened, ठीक है, threatened का क्या मतलब होता है? वो organisms which are facing a high risk of extinction, ठीक है, in the wild in the near future and needs urgent measures to save it from extinction, तो फिर ex situ conservation जो है वो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग इन situ और ex situ को एक एक करके देखेंगे। इन situ की सबसे पहले बात करते हैं। फेस्ड विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, मैनी नेशंस फाइंड इट unrealistic and economically not feasible to conserve all their biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available. ठीक है, यानी कि बेसिकली जितनी स्पीशीज हमको कंजर्व करनी है वो बहुत हाई है एज कम्पेयर टू जो कंजर्वेशन रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है। ऑन अ ग्लोबल बेसिस दिस प्रॉब्लम हैज बीन एड्रेस्ड बाय एमिनेंट कंजर्वेशनिस्ट। दे आइडेंटिफाइड फॉर मैक्सिमम प्रोटेक्शन सर्टेन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ठीक है, ये देखो एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि भाई इन सितु कंजर्वेशन के एग्जांपल्स बताओ। सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, रीजन्स विद वेरी हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस एंड हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। ठीक है, एंडेमिज्म का क्या मतलब होता है? एंडेमिज्म का मतलब होता है द स्पीशीज विच आर कन्फाइंड टू दैट रीजन एंड वो और कहीं पे नहीं मिलेंगी। ठीक है, उनको एंडेमिक स्पीशीज भी बोला जाता है, जो सिर्फ उसी रीजन में मिल रही है और कहीं नहीं मिल रही। ठीक है, initially 25 biodiversity hotspots were identified but subsequently 9 more have been added to the list। ठीक है, यानी कि टोटल कितने हो गए? टोटल हो जाते हैं 25 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 34। ठीक है, ठीक है, इट इज इक्वल टू 34 नाउ, bringing the total number of biodiversity hotspots in the world to 34. These hotspots are also regions of accelerated habitat loss. Three of these hotspots, ठीक है, अब इनके ना हम लोग एग्जांपल्स को हाईलाइट कर लेते हैं। वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका, इंडो बर्मा एंड हिमालय कवर आर कंट्रीज एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन्स। ठीक है, although all the biodiversity hotspots put together cover less than 2% of the Earth land area, the number of species they collectively harbor is extremely high, and strict protection of these hotspots could reduce the ongoing mass extinction by 30%. ठीक है, तो इतना जरूरी है। Now, in India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected as biosphere reserves। ठीक है, अब किसकी बात हो रही है? अब बात हो रही है बायोस्फीयर रिजर्व्स की। ठीक है, सो इकोलॉजिकली यूनिक एंड बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स, दे आर लीगली प्रोटेक्टेड एज बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। ठीक है, अब इंडिया के अंदर 14 बायोस्फीयर रिजर्व्स है, 90 नेशनल पार्क्स एंड 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। ठीक है, इंडिया ऑल्सो हैज अ रिच history of religious and cultural traditions that emphasize protection of nature. In many cultural tracts of forest were set aside, and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. अब उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है sacred groves। ठीक है, बेसिकली जहां पर जो फॉरेस्ट थे, ठीक है, देवर सेट असाइड। ठीक है, एंड जितनी भी वहां पर फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ थी उनकी पूजा की जाती है। ठीक है, एंड उनको टोटल प्रोटेक्शन दी जाती है। दे आर फाउंड इन खासी एंड जैंतिया हिल्स इन मेघालय, Aravali Hills of Rajasthan, Western Ghat regions of Karnataka and Maharashtra, and the Sarguja, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. In Meghalaya, the sacred groves are last refuges for a large number of rare and threatened plants। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक्सिटू कॉन्जर्वेशन की। अब एक्सिटू के अंदर क्या होगा? In this approach, threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and they are given special care। एक्सितु का मतलब ही ये हो गया कि आउट ऑफ देयर हैबिटेट्स। ठीक है, अब इसका एग्जांपल क्या क्या है इसको ध्यान से आप समझो। जूलॉजिकल पार्क्स,
botanical gardens and wildlife safari parks. ठीक है. There are many animals that have become extinct in the wild but continue to be maintained in the zoological park. In recent years, access to conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosure. Now, gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile conditions for long periods using cryopreservation. Eggs can be fertilized in vitro and plants can be propagated using tissue culture methods. Seeds of different genetic strains are commercially important plants can be kept for long period in seed banks. ठीक है. ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Now, biodiversity knows no political boundaries and its conservation is therefore a collective responsibility of all the nations. The Historic Convention on Biodiversity, ठीक है, द हिस्टोरिक कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको अर्थ समिट भी बोला जाता है, held in Rio de Janeiro in 1992, called upon all the nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefit. अब in a follow up the world summit, ठीक है, in a follow up the world summit on sustainable development held in 2002 in Johannesburg, South Africa, 190 countries pledged their commitment. अच्छा इसको इतना ही हाईलाइट कर देते हैं, रुको. ठीक है, इन जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका 190 कंट्रीज जो थी, दे प्लेज्ड देयर कमिटमेंट्स टू अचीव बाय 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at a global, regional and local levels. ठीक है. ओके ओके, सो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. सो हमने बेसिकली एक और चैप्टर जो है वो बेसिकली ये वन शॉट वीडियो के अंदर कवर कर लिया. ठीक है. अभी आप लोग का बोर्ड एग्जाम्स पास में है, ठीक है, बायोलॉजी का, एंड बाकी बोर्ड एग्जाम्स भी चल रहे हैं. सो आई जस्ट विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. आप अच्छे से प्रिपेयर करिए एंड आप लोग इस वीडियो को चाहे 2x पे देख सकते हैं, 1.5x पे देख सकते हैं, एंड आप लोग इजीली अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं. एंड मैंने आपको बता दिया कि प्रीवियस ईयर्स में कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए, सो वो भी आपके लिए इजी हो गए यहाँ पे. ठीक है. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक द वीडियो, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है then please do support us by subscribing to our YouTube channel. We'll meet you with another interesting video. Till then, keep learning.